हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बिल्कुल उस क्रमानुसार को उस लड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम आपको जो है समय समय पर जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो कि चार काल हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आदिकाल, भक्ति काल, ऋतिक काल और आधुनिक काल। इन जो चार कालों से आपको समय समय पर जो है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इनके जो आपको करवाने का मकसद एक ही है, ताकि आप जो है आगामी जो परीक्षाएं आने वाली है मास्टर कैडर की या अन्य हिंदी साहित्य से किसी भी तरह की जो आप एग्जाम देना चाहते हैं या परीक्षा देना चाहते हैं, उनमें आप जो है सफलता को हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं साथियों काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनको काफ़ी जो है मेहनत और मशक्कत के बाद जो है इकट्ठा किया जाता है, ताकि आपको जो है हिंदी साहित्य के इन चार काल जो हैं इनके बारे में जो है समग्र रूप में जो है आपको जानकारी हासिल हो। आप जो है हिंदी साहित्य में जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, उसको किसी भी प्रकार की, किसी भी जो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन का जो है ऐसा क्वेश्चन का सामना ना करना पड़े जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हमारे हिंदी मास्टर कैडर का आप जो है आप हिस्सा बन सकते हैं। इन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इन नंबरों के माध्यम से आप हमसे जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं हिंदी मास्टर कैडर की। इसके अलावा अगर आप पंजाबी, एसएसटी या अन्य किसी भी सब्जेक्ट के कि आप जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही, तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं साथियों आगे की ओर। साथ ही साथ साथियों आप क्या है कि एक काम और कर सकते हो। देखो, आपने क्या है कि आप जो है हमें जो है इन नंबरों के माध्यम से जो है आप अपने व्हाट्सअप, हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका आप फ्री हिस्सा बन सकते हैं। इन नंबरों के माध्यम से आपने करना क्या है कि आपने जो है मैसेज करना है हमें इन व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है जी, तो चलते हैं, हम देखते हैं आज जो हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में जो है विचार विमर्श करेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। कहने का भाव यह है कि जो प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, कि वह पुस्तकें कब प्रकाशित हुई, उनके अनुसार जो है हमें क्या है कि उनका प्रकाशन वर्ष बताना है, यानी कि सीक्वेंस में, यानी कि उनके सन के माध्यम से कि पहले कौन सी रचना आई, फिर उसके बाद कौन सी रचना आई, ये सब हमने बताना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप और हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ठीक है, तो ये पुस्तकें हैं। ठीक है, बी में हमारे पास मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास सी में है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप। तो इसी तरह डी में है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो साथियों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकें हमने देखनी है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो पुस्तकें हैं वो है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कबीर किस शासन के समकालीन थे। कबीर किस शासक के समकालीन थे, यानी कि उस समय किसका शासक था। ए ऑप्शन में हमारे पास है हुमायूं, बी में है अकबर और सी ऑप्शन में हमारे पास है सिकंदर लोधी और डी में है हमारे पास बहादुर शाह जफर। तो जो कबीर हैं वो किसके समकालीन थे, सिकंदर लोधी के। ठीक है जी, सिकंदर लोधी के जो ये समकालीन माने जाते हैं। और कहा जाता है सिकंदर लोधी ने जो है इन्हें यातनाएं देते हुए इन्हें जो है कहते हैं कि मौत के घाट उतार दिया था, यानी कि इन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई थी सिकंदर लोधी के माध्यम से। ठीक है, तो कबीर जो है, कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर जो है
तो कबीर की रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैणी। ये इनकी रचनाएं मानी गई हैं कबीर की, साखी, सबद और रमैणी। तो इनको जो है संपादित किसने किया? धर्मदास ने। धर्मदास ने इनको संपादित किया, ठीक है। और जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली को संपादित किया बाबू श्याम सुंदर दास ने। बाबू श्याम सुंदर दास ने संपादित किया, ठीक है, संपादित किया बाबू श्याम सुंदर दास ने। और कबीर की जो भाषा है, भाषा को संदूकड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, ठीक है। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, यह किसने कहा? यह कहा श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। और साथ ही साथ वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर या तानाशाह किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये था आपको जो हमने कहते हैं कि मेन काफ़ी जो है आपको बता दिया कबीर के बारे में। इसके अलावा भी उनके काफ़ी जो उपदेश हैं या उनकी पंक्तियां हैं वो बहुत अधिक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जो हो सका आपको बता दिया गया है, ठीक है, कबीर के बारे में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने यातनाएं देते हुए इन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया था। तो कबीर का शासक के समकालीन थे सिकंदर लोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, विरुद्ध सतसई की विषय नीति क्या है? कि विरुद्ध सतसई जो है उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या मानी गई है? ए, नायिका भेद मानी गई है, बी, श्रृंगार मानी गई है, ठीक है, बी, श्रृंगार मानी गई है, या सी, नीति मानी गई है, या डी, भक्ति मानी गई है। ये श्रृंगार साथियों आपको सही किया है, ये गलत है। श्रृंगार जो टाइप किया है मिस्टेक होगी थोड़ी सी, आप इसको इतना नहीं लीजिएगा। श्रृंगार आपको सही करवा दिया गया है, ठीक है। तो विरुद्ध सतसई की विषय वस्तु क्या है? वो है नीति, ठीक है। वृंद सतसई में क्या है? नीति से प्रक दोहे लिखे गए हैं, ठीक है, वृंद सतसई में। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलते, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? यानी कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसको वीर काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है उसको वीर काल किसने कहा? ए, मिश्र बंधुओं ने, बी, राहुल संस्कृत्यान ने, सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने, लेखकों ने, किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने उसे जो कह सकते हैं सिद्ध समांत युग कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा, उसी प्रकार किसने वीर काल कहा? अब ये हमने ये जानना है। तो वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, प्रारंभिक काल को, आरंभिक काल को जिसने वीर काल कहा वह कौन है? तो वो है सी ऑप्शन में हमारे पास है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों कि जो हमारे पास ए ऑप्शन में है मिश्र बंधु, ठीक है, और बी में है राहुल संस्कृत्यान, ठीक है। तो क्या है कि मिश्र बंधुओं ने जो है आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल। क्या कहा? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कहकर पुकारा, ठीक है। अब हमारे पास बी ऑप्शन में है राहुल संस्कृत्यान। तो राहुल संस्कृत्यान ने क्या कहा? आदिकाल को सिद्ध समांत युग, ठीक है जी, सिद्ध समांत युग कहकर पुकारा है। राहुल संस्कृत्यान ने सिद्ध समांत युग कहकर पुकारा है, ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा?
प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कहकर पुकारा है। तो हमारे पास सी ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपने क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास है, ठीक है, सुमेलित करना है आपने। तो हमारे पास है प्रेम पथिक, गीतिका, सांदे गीत और गुंजन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दूसरी सूची में है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम, देखो जो पहला है, ठीक है, प्रेम पथिक, तो उसका है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा है गीतिका, गीतिका जो है उसका सही है निराला जी। और सांध्य गीत, सांध्य गीत किसके द्वारा रचित है, तो वो है महादेवी वर्मा का। और गुंजन किसका है, तो गुंजन है साथियों सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, तो ये थे हमारे, जो हमने सूची 1 को, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ जो है मिलान किया है। ठीक है, निम्नलिखित रचना को उनके साथ सुमेलित कीजिए। जो रचनाकार हैं तो हमने इनका सुमेलित किया। सुमेलित करने से हमारा जो आंसर आ रहा है साथियों, वो आ रहा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं। आलम, गणानंद, बोधा और ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? यानी कि जो आलम है, गणानंद है, बोधा है और ठाकुर है, ये किस काव्य धारा के कवि माने गए हैं? तो ये माने गए हैं रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के या रीति मुक्त के। तो जो ये कह सकते हैं हम, जो ये हमारे पास रीति काल के कवि हैं, तो ये किस काव्य धारा से हैं? तो ये रीति मुक्त काव्य धारा से हैं। ठीक है, तो ये रीति मुक्त काव्य धारा से है। ठीक है, तो रीति काल जो है, रीति काल जो है वो रीति सिद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3, ठीक है, रीति काल है। रीति काल के 3 जो भाग हैं वो इस प्रकार हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, 3 काव्य धाराएं हैं इसमें, 3 भाग कह लीजिए, 3 काव्य धारा कह लीजिए। ठीक है, तो ये है, ठीक है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? यानी कि हमें वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य में जो है काल विभाजन किया गया था? तो हमारे पास ए ऑप्शन में हमारे पास है साथियों शिव सिंह सेंगर, और बी में है महेश दत्त शुक्ल, और सी में है मौलवी करमुद्दीन। ठीक है, और डी में है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहां पर छोटी सी मिस्टेक है, ग्रियर्सन ग। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन तो कौन है जिन्होंने सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया? तो वो कौन है? तो सबसे पहले काल विभाजन करने वाले साथियों वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन्होंने सबसे पहले जो है काल विभाजन किया था। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, तो इनके जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? काल विभाजन किया।
और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया है? जॉर्ज जो ग्रियर्सन है, इन्होंने क्या किया कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहकर पुकारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ठीक है, स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ठीक है, और शिव सिंह सेंगर जी का है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? हमने अब यह देखना है कि कौन वो है जो कह सकते हैं हम लेखक या कवि जो कि रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं माना गया है। ए कबीर दास है, बी नरहरि दास हैं, सी मलूक दास या डी रैदास। तो निम्नलिखित में से जो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है वो है साथियों मलूक दास। ठीक है, मलूक दास जो हैं वो क्या है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते। कबीर दास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में है, नरहरि दास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में है, और रैदास भी जो है जो कह सकते हैं हम कि रामानंद की शिष्य परंपरा में है। कबीर दास जो है संत काव्य के, ठीक है, संत काव्य कह लीजिए या ज्ञान मार्गी शाखा कह लीजिए, ज्ञान मार्गी शाखा के, ठीक है, ये क्या है? प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मैंने आपको कुछ क्षण पहले ही करवा दिया कि इनकी रचनाएं जो है वो है साखी, सबद, रमैणी। ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिया। इनका जन्म भी आपको मैंने बता दिया 1398 में हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से रैदास जो है वो भी क्या है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, रैदास भी जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में ही आते हैं। ठीक है, अगर कौन नहीं आते, नरहरि दास भी आते हैं, एक मलूक दास नहीं आते, तो मलूक दास जो है हमारा सी आंसर में है, तो राइट आंसर हमारा सी है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो क्या है कि ए ऑप्शन में हमारे पास है बिहारी सतसई। ये जो है किनके साथ हमने सम्मिलित करना है? ठीक है, किनका जो है मिलान चिन्ह करना है? देव और बिहारी, बिहारी और देव। तो दूसरी तरफ हमारे पास है लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पद्म सिंह शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो देखते हैं इनका हम जो सुमेलित करते हैं, मिलान करते हैं, सही आंसर इसका खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कहते हैं बिहारी सतसई। जो बिहारी सतसई है वो उसका टीका किसने लिखा इनमें से? बिहारी सतसई का। ठीक है, तो बिहारी सतसई को जो है इन्होंने और टीका जिनका सिर्फ जो लिखा वो कौन है इनमें से? इन रचनाओं में से, सॉरी, इन कवियों में से कौन है वो हमने देखना है, बिहारी सतसई। ठीक है, तो बिहारी सतसई जो है वो किया पद्म सिंह शर्मा जी ने। तो ए यहां पर हम जो है ए जो है यहां मेंशन कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है देव और बिहारी। देव जो और बिहारी जो है उनके जो रचनाकार हैं वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। हम यहां पर क्या करेंगे? बी ऑप्शन यहां कर देंगे। ठीक है, और बिहारी, अब हमारे पास है बिहारी, तो बिहारी जो है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो अब यहां हम क्या करेंगे? सी मेंशन कर देंगे। बिहारी और देव, बिहारी और देव जो है वो है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन, यहां पर हम डी का ऑप्शन कर देंगे। इनको देखने के तत्पश्चात हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारा आंसर क्या बन रहा है? हमारा आंसर साथियों बन रहा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और बन भी यही रहा है, क्योंकि हमने जब इनके रचनाओं को देखा, फिर रचनाकारों को देखा, तो हमने जब इनका मिलान किया तो हमारे समक्ष जो आंसर बनकर उभर आया है वो है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अब हमने ये बताना है हिंदी साहित्य के जाने माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनके बिना, जिनकी पंक्तियों के बिना, जिनकी परिभाषा के बिना यूं जान पड़ता है कि हिंदी साहित्य में प्राण ही नहीं है, तो वो उनके द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है वो हमने देखना है। तो ए में हमारे पास है 1917, बी में 1918, सी में 1919 या 1929 जो कि डी में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 1929 में जो है प्रकाशन में आया, और ये आया हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशन में आया। नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आया। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास शुक्ल जी का, उसमें 1000 कवियों का वर्णन है, ठीक है, 1000 कवि हैं, ठीक है। साथ ही ये जो आरंभ होता है, ये जो प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, तो ये सिद्धों की वाणियों से प्रारंभ होता है, सिद्धों की वाणियों से यह ग्रंथ जो है सिद्धों की वाणियों से प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रारंभ कह लीजिए, आरंभ कह लिए, कोई बात नहीं, एक ही है। आरंभ मैंने शुरू में डाल दिया, लास्ट में भी इसको कर दिया, तो कोई बात नहीं, सिद्धों की वाणियों से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसमें जो है इन्होंने सिद्धों की कवियों की 1000 कवि माने, सिद्धों की वाणियों से यह प्रारंभ होता है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि जो कह सकते हैं हम भक्ति काल है उसको जो है इन्होंने, भक्ति काल जो है, भक्ति काल में इन्होंने क्या किया कि जैसे कि ज्ञानश्री शाखा माना, ठीक है, ज्ञानश्री शाखा, ठीक है, और प्रेमाश्री शाखा, ठीक है, ज्ञानश्री शाखा जो है वो है संत काव्य, जिसको इन्होंने माना, इन्होंने संत काव्य को माना ज्ञानश्री शाखा, और जो इन्होंने प्रेमाश्री शाखा माना सूफी काव्य को, ठीक है, जिसमें कि सूफी काव्य में तो जायसी हैं प्रतिनिधि कवि, ठीक है, संत काव्य में कबीर हैं। उसके अलावा इन्होंने आगे भी कृष्ण काव्य, ठीक है, और राम काव्य, ठीक है, राम काव्य में जो है तुलसीदास हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कृष्ण काव्य है उसमें क्या है, उसमें सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो हमारा उत्तर हमें पहले, बहुत पहले मिल चुका था कि 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये करवा दिया कि इनके इतिहास ग्रंथ में क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से इन्होंने क्या कुछ कहा है, जो भी अभी ज्ञात था या फिर स्क्रीन के माध्यम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कबीर दास की मृत्यु जो है काशी में हुई, मगहर में हुई, बनारस में हुई या इलाहाबाद में हुई। तो कबीर दास जी जो है इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने, कबीर दास जी जो है समाज की चुनौतियों को जो है वो स्वीकार करते थे हंसते हंसते। जैसे कि समाज में कई आडंबर थे, कई खोखले रीति रिवाज थे, उनको ये चुनौतियां देते थे। कहते थे कि मगहर में जो व्यक्ति मरता है ना उसे जो है नरक भोगना पड़ता है, परंतु कबीर दास जी जो है इस चुनौती को पूर्ण करते हुए अपना जो देह त्याग है, अपना जो निर्वासन है, अपनी जो मृत्यु को प्राप्त हुए वो मगहर में हुए, ठीक है। तो इसी कारण इन्होंने अपना जो प्राण त्यागे वो मगहर में त्यागे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने 1873 ईस्वी में हरीशचंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? और ये किसने की थी?
तो देखते हैं हम किसने की थी। ए द्विवेदी, द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं इनका जो पूरा नाम बता दूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप द्विवेदी तो आपके पास है ही, मैंने आगे लगा दिया महावीर प्रसाद, तो आपको ज्ञात हो जाएगा इनका पूरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलते हैं बी ऑप्शन पर, भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु, ठीक है, हरिश्चंद्र जिनका पूरा नाम है इनका। सी मौलवी इकराम ने, और डी पंडित जुगल किशोर ने। तो 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की, वो की भारतेंदु जी ने। तो भारतेंदु जी ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की, और 1873 में ही कहा जाता है हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, यह कहा जाता है 1873 में। ठीक है, और इसी के अलावा भारतेंदु युग जो है उसमें जो है गद्य में तो थी ब्रज भाषा, ठीक है, लेकिन पद्य में थी खड़ी बोली। ये उस समय की भाषा थी भारतेंदु युग की। ठीक है, भारतेंदु युग की भाषा थी, पद्य में जो है खड़ी बोली, गद्य में जो है कह सकते हैं हम ब्रज भाषा। भारतेंदु युग जो है वो इनके जन्म 1850 से आरंभ माना जाता है। ठीक है, आरंभ माना जाता है, और 1900 तक जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, अंत माना जाता है। ठीक है, तब तक इनका क्या है, अंत माना जाता है। ये कुछ तथ्य थे भारतेंदु युग के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, या अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन या यमुद्दीन खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है उनका पूरा नाम क्या माना गया है? तो उनका जो पूरा नाम है वो डी ऑप्शन में हमारे समक्ष है कि अब्दुल हसन या यमुद्दीन खुसरो भी इनको कहा जाता है। तो अमीर खुसरो जो है इन्होंने सर्वप्रथम जो है खड़ी बोली के जो लेखक माने जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या लिखी? मुकरियां, पहेलियां, ठीक है, गजलें, पहेलियां, मुकरियां, गजलें, दो सुखुन, ठीक है, आदि जो है इन्होंने मनोरंजन पूर्वक काव्य लिखा ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। ठीक है, इसके अलावा हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग, हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि, सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं ये। ठीक है, सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो के कुछ तथ्य आपको जो है नोट करवा दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आपको अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया है, अबुल हसन या अब्दुल खुसरो भी इन्हें कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संत काव्य नाम किसने दिया? यानी कि संत काव्य नाम जो है वो किसने कहकर पुकारा? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी राहुल संस्कृत्यायन ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो है संत काव्य नाम दिया। ठीक है, संत काव्य नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि जो है वो है कबीर। ठीक है, संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर है। संत काव्य को यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि संत काव्य को जो है ज्ञानश्री शाखा किसने कहा? ज्ञानश्री शाखा शुक्ल ने, जो आपके पास ऑप्शन ए में है, ज्ञानश्री शाखा कहा। ठीक है,
और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन्होंने संत काव्य कहा। ठीक है, संत काव्य को संत काव्य कहा, जो कि आचार्य शुक्ल ने जो है ज्ञानश्री शाखा कहा। और जो सूफी काव्य कहा, ठीक है, सूफी काव्य भी कहा, जिसके प्रतिनिधि कवि है जायसी। जायसी। और सूफी काव्य को जो सूफी काव्य है उसको शुक्ल जी ने क्या कहा? प्रेमाश्री काव्य। प्रेमाश्री काव्य। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तथ्य जो है साथ साथ करवाए जाएंगे, जो कि ध्यान में आते हैं या उस क्वेश्चन से संबंध रखते हैं। ठीक है, आप इनको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? अब हमने जानना है कि रीतिबद्ध कौन नहीं है। ए मतीराम, बी केशवदास, सी गणानंद और डी चिंतामणि। तो इनमें से कौन है जो रीतिबद्ध नहीं है? हमने रीतिबद्ध जानना है। एक जो कवि है इनमें से जो कि रीतिबद्ध नहीं है, वो कौन सा कवि है? तो वो है साथियों सी, क्योंकि सी जो है उसमें है घनानंद, और घनानंद जो है वो रीति मुक्त है। रीति मुक्त कवि है और प्रतिनिधि कवि हैं साथ में, ये रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, घनानंद जी। तो बाकी के बाकी जो है ये रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन माने गए हैं? ठीक है, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के जो लेखक हैं वो है उदय नारायण तिवारी। तो डी ऑप्शन में हमारे पास उदय नारायण तिवारी हैं। तो ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इन्होंने क्या किया? संपादित किया, ना कि लिखा, संपादित किया। और इनकी मौलिक रचना कौन सी है? मौलिक रचना कौन सी है इनकी, डॉक्टर नगेंद्र की? वो है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल जी। इसका तो सभी को मालूम है, काफी आसान है, और इसके बारे में कहते हैं कि अगर आपने हिंदी साहित्य को जानना है तो इनके बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और द्विवेदी जी ने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उद्भव विकास। ठीक है, इसी के साथ जो है इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ये द्विवेदी जी की है। कौन से द्विवेदी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मसीह कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में है? ये काफी आसान है। तो ए नानक है, बी रैदास कबीर और दादू। तो सी में हमारा आंसर है कबीर, बिल्कुल राइट आंसर है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि जो कबीर दास जी है वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही वाणी से कहा कि मसीह कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया। कौन कहता है? कबीर। चलते हैं आगे। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। यानी कि हमने एक प्रथम सूची है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है कवि है, और द्वितीय सूची जो हमारे पास है उसमें हमारे पास जो है रचनाएं हैं। हमने क्या करना है? इनका मिलान करना है, इनका सुमेल करना है, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहले हम कवियों के बारे में, फिर देखेंगे हम रचनाओं के बारे में। केशवदास, मतीराम, भूषण और देव है हमारे पास ए बी सी डी में, और है ललित ललाम, रसिक प्रिया, भावविलास, आर्यशक्ति और शिवा भावनी। ये जो रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलते हम कि केशवदास की रचना कौन सी है? हमने जानी थी रसिक प्रिया।
तो ए ऑप्शन हम यहां लिख देते हैं। मती राम की कौन सी है? ललित ललाम, तो हम यहां जो बी लिख देते हैं। ठीक है। भूषण की कौन सी रचना मानी गई है? तो भूषण की जो रचना मानी गई है साथियों वो है शिवा वामनी, तो यहां हम सी लिख देते हैं। देव की कौन सी है? भाव विलास, भवानी विलास अष्टयाम, तो भाव विलास हमने यहां मिल गई, तो हम यहां डी लिख देंगे। अब जब इनको हमने देखा तो जो बी आंसर है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? जिन्होंने पहले काल विभाजन भी किया, जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य का नामकरण भी किया, तो वो कौन है? तो कौन माने जाते हैं साथियों? वो माने जाते हैं डॉक्टर जो है ग्रियर्सन जी। डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने सबसे पहले इतिहास लेखन का काल विभाजन भी किया, उनका नामकरण भी किया, तो वो है डॉक्टर ग्रियर्सन जी। ठीक है, मैंने इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान, इनके जो है इतिहास ग्रंथ का नाम है, और इन्होंने भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहकर पुकारा है। चलते हैं आगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है? तो ये है तुलसीदास, बी में है सूरदास, सी में है रैदास और डी में है मलूकदास। तो ऐसा किसने कहा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम? तो ये साथियों कहा कि ये डी ऑप्शन में हमारे पास है, मलूकदास जी ने कहा। ठीक है, तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये जो है आलसियों का मूल मंत्र है। जो लोग काम करना नहीं जानते, जानते नहीं, जो काम करना नहीं चाहते, जो लोग काम करना नहीं चाहते, ठीक है, सारा जीवन अपना आलसीपन में ही गुजार देते हैं, उनके बारे में कहा गया। मलूकदास ने कहा अजगर करे ना चाकरी की, अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, नौकर नहीं होता। ठीक है, पंछी करे ना काम, और पंछियों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने आलसियों का मूल मंत्र बनाया मलूकदास जी ने। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने कविता, कामनी कांत, भारतेंदु, प्रेकेंदु, साहित्य सुधाकर, ठीक है, उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो वो कौन है? ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर सी में, और डी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वो कौन है साथियों? वो है नाथूराम शर्मा शंकर, जिसे कि कविता कामनी कांत भी कहा गया, जिसे भारतेंदु प्रकेंदु भी कहा गया, और जिसे साहित्य सुधाकर भी कहा गया। तो वो है नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास ये प्रश्न है। पिछले मास्टर कैडर में, जो गत मास्टर कैडर हुआ है हिंदी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है। तो हिंदी नवरत्न का रचना काल देखते हैं साथियों क्या है। ए 1917, बी 1914, सी 1910 या 1909। तो जो हिंदी नवरत्न है उसका समय क्या माना गया है? 1910। ठीक है, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1910। और किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा 1910 में। ठीक है, 1910 में लिखा मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, इसमें क्या है? 9 कवियों का जीवन परिचय, 9 कवियों का उल्लेख किया गया है, 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। साकेत महाकाव्य स्वार्थिक मार्मिक सर्ग है। साकेत जो है वो उसका मार्मिक जो है परण कौन सा है? ए षष्ठ में, बी सप्तम में, सी अष्टम में, या डी नवम में। तो साकेत जो महाकाव्य है, सबसे अधिक जो कह सकते हैं हम, सबसे मार्मिक जो सर्ग है वो कौन सा माना गया है? तो साथियों वो माना गया है नवम सर्ग, क्योंकि नवम सर्ग में जो है उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। उर्मिला का विरह वर्णन जो है हमें नवम सर्ग में मिलता है साकेत महाकाव्य से। साकेत जो है
वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, तो कब रचना की इसकी? 1931 में। रचना काल है इसका 1931। ठीक है, साकेत में किसका वर्णन है? उर्मिला का, विरह का। उर्मिला जब वो अपना विरह वर्ण जो है मतलब सहती है, उसका वर्णन किया गया है कि साकेत में जो है उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, महाकाव्य है ये। ठीक है, महाकाव्य है ये। चलते हैं नेक्स्ट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या वासवदत्ता। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित जो काव्य ग्रंथ है वो है चोखे चौपदे। ठीक है, चोखे चौपदे जो है कह सकते हैं हम हरिओद जी द्वारा लिखित जो है काव्य ग्रंथ है, चोखे चौपदे। ठीक है, अब आते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओद हैं, इन्होंने प्रिय प्रवास भी लिखा। प्रिय प्रवास की रचना की। ठीक है, प्रिय प्रवास की रचना की इन्होंने। ठीक है, तो प्रिय प्रवास की रचना इन्होंने की 1914 में। ठीक है, प्रिय प्रवास की रचना की 1914 में, और 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। ठीक है, 17 सर्ग हैं और 1914 में रचना की हरिओद जी ने। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? वह कौन सा कवि है जो मिश्र बंधुओं में नहीं माना गया? ए गणेश बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, और डी शुकदेव बिहारी मिश्र। तो कौन है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र जो है ये मिश्र बंधु भाई हैं सभी के सभी। ठीक है, ये थे साथियों आपके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इनको बड़े ही ध्यान से देखा होगा। ठीक है, आशा करता हूं, और ये आपको काफ़ी लेक्चर पसंद भी आया होगा। ये जो साथियों क्वेश्चन है ये काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो है आपके लिए करवाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि क्वेश्चन तो एक होता है, उसका आंसर भी एक होगा ABCD में, लेकिन जैसे ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और साथ ही कुछ तथ्य होते हैं जो क्वेश्चन से, जो प्रश्न से संबंधित होते हैं, वो भी आपको करवाए जाते हैं। आप उनको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, उनमें भी जो है क्वेश्चन बनकर आपके समक्ष आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसी लड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे जो कि आपको जो है गत परीक्षाओं में भी आ चुके होंगे और आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है साथियों, हमारे जो इस प्रश्न को कराने का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हो जाए, और साथ ही साथ कोई भी प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिले। हो सकता है आप जब इनकी करते हो, अध्ययन करते हो, तो यही क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन आगे प्रश्न जो है जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें देखने को मिल जाए, तो आप इनको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने आपको आंसर करवाए। साथ ही आत में आपको बहुत से इनके तथ्यों के बारे में आपको बताया जो इनसे संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ, मतलब कि ऐसे कई प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और अगले लेक्चर में हम जो है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जो हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।